हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं इम्प्लांटेशन कैसे होता है। तो इम्प्लांटेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारा फर्टिलाइज्ड एग है, यानी कि जो हमारा स्पर्म और ओवम के जो फर्टिलाइजेशन से बना होता है उसे जायगोट कहते हैं। और जब जायगोट का इम्प्लांटेशन यूट्रस की इनर वॉल एंडोमेट्रियम में होता है तो उस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। ठीक, अब बात ये आती है कि जो हमारा जायगोट है वो यूट्रस की इनर वॉल एंडोमेट्रियम में कैसे चिपकता है, वो कैसे अटैचमेंट होता है। उस प्रोसेस को जानने के लिए आप हमारे साथ में बने रहिएगा। और आज ही हम लोग जानेंगे इसी वीडियो में कि जो हमारा एम्ब्रायो होता है उसकी स्टेजेस क्या क्या होती हैं। ठीक, आप ऐसे समझो ये हमारा यूट्रस है। ठीक, अच्छा बताओ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है वो कहाँ पाई जाती है, मेल में पाई जाती है कि फीमेल में पाई जाती है? तो बहुत आसान सा बात है कि वो मेल में पाई जाती है। आप ऐसे समझो ये हमारा बना हुआ जायगोट है, हम फर्टिलाइजेशन करा चुके हैं। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो फर्टिलाइजेशन जो हमारा होता है वो एम्पुलरी स्थमिक रीजन के ऊपर होता है। तो ये हमारा यहाँ पे बना हुआ है जायगोट। क्या बना है? ये हमारा है जायगोट। ठीक, अब जायगोट में होगा फर्स्ट क्लीवस। हमने आपको ट्विंस वाले लेक्चर में बताया था कि ये फर्स्ट क्लीवस क्या होता है। क्लीवस एक प्रकार का माइटोसिस होता है और इसमें डिवीज़न होगा। हम अभी आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे कि जैसे कि ये हमारा ये है जायगोट है हमारा पूरा। ठीक, अब इस जायगोट में ये हमारा पूरा जायगोट है। अब जायगोट में ये फर्स्ट क्लीवस होगा। फर्स्ट क्लीवस होने के बाद में यहाँ पे ये 2 सेल बन जाएंगी। इसके बाद में जब इसमें सेकंड क्लीवेज होगा तो ये 4 सेल बन जाएंगी। अच्छा ये बताओ, जो इसका साइज है वो साइज सेम रहता है, मतलब जो इसका साइज होता है जायगोट का वो रिमेन सेम रहता है। सेम क्यों रहता है? तो इसका रीजन होता है कि बोथ ग्रोथ फेजेस यानी G1 एंड G2 एब्सेंट इन जायगोट। हमने आपको सेल साइकिल सेल डिवीज़न वाले लेक्चर में बताया था कि आखिर एक सेल कैसे डिवाइड करती है, आखिर एक सेल का डिवीज़न जो है वो किस प्रकार से, तो डिवीज़न कैसे होता है ये हम आपको बता चुके हैं सेल साइकिल और सेल डिवीज़न वाले में। ठीक, तो यहाँ पे 4 सेल बनेंगी, फिर 4 सेल में जब होंगे तो ये 16 सेल्स बन जाएंगे। 16 सेल इसमें ऐसे बन जाएंगे, ये इसका न्यूक्लियाई होते हैं। तो N/C, तो यहाँ पे न्यूक्लियाई कितने हैं? 2। साइटोप्लाज्म कैसा है? इक्वल, तो साइटोप्लाज्म ऐसा रहेगा। यहाँ पे 4/C रहेगा और यहाँ पे 16/C रहेगा। रीज़न यही है कि साइटोप्लाज्म इंक्रीज नहीं होता है, साइज इंक्रीज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें बोथ ग्रोथ फेज G1 एंड G2 या गैप 1 या गैप 2 फेजेस एब्सेंट होती हैं। अब बात ये आती है कि जो ये हमारा 8 से 16 सेल तक का जो हमारा ये जायगोट होता है, कि जैसे ये हमारा जायगोट है अभी 8 से लेके 16 सेल तक के जो हमारा जायगोट होता है उस वाली स्टेज को मोरूला कहा जाता है। ये मोरूला क्या है? ये मोरूला जो ये हमारा है, ये जायगोट, ये जो हमारा एम्ब्रायो होता है उसकी एक स्टेज है। तो आप यहाँ पे हेडिंग डालो स्टेजेस ऑफ एम्ब्रायो। इधर हम अभी कंटिन्यू करेंगे। स्टेज ऑफ एम्ब्रायो। ठीक, एम्ब्रायो की स्टेज। फर्स्ट में हेडिंग डालो मोरूला। अब ये मोरूला क्या होता है? तो मोरूला एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है और 8 से 16 सेल तक की स्टेज के जायगोट को, 8 से 16 सेल्ड स्टेज तक के जायगोट को मोरूला कहते हैं। किसको कहते हैं? मोरूला सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। ठीक, अब बात आती है कि जब मोरूला में और अधिक सेल डिवीज़न होने लगेगा। ठीक, तो एक समय ऐसा आता है कि जब लोग बहुत ज़्यादा डिवाइड करते हैं तो अंदर से खोखले होने लगते हैं, और जब अंदर से खोखला होने लगेगा तो उस स्टेज को कहा जाता है ब्लास्टुला। ये ब्लास्टुला कौन सी स्टेज है? तो आप सीधा ऐसे लिख दीजिएगा कि हॉलो स्ट्रक्चर होता है। मोरूला कैसा होता है? तो ये सॉलिड होता है। ब्लास्टुला कैसा होता है? तो ये
ब्लास्टुला कैसा होता है, ये हॉलो स्ट्रक्चर होता है कि जैसे कि मान लो ये वाला हमारा एक जाइगोट है, इसमें ये 16 सेल बन गए, ऐसे ऐसे 16 सेल बन गई, 16 8 से 16 सेल तक के स्टेज को मोरुला कहते हैं। लेकिन जब इसी में जो ये हमारा मोरुला है, जो ये हमारा मोरुला है, तो जब इस मोरुला में हमारा सॉलिड स्ट्रक्चर की बजाय, मोरुला में सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो ये हमारा ब्लास्टुला होता है, तो ब्लास्टुला में सॉलिड स्ट्रक्चर की बजाय जब इसमें से कैविटी बनने लगे, इसमें कैविटी बनने लगे, ये हॉलो होने लगे, ऐसे देखो, ऐसे ये हॉलो होने लगे, ऐसे ऐसे ये ऐसे हॉलो होने लगे, इसके बाहर एक लेयर पाई जाती है, वो उस लेयर को जोना पेलुसिडा कहते हैं, वो लेयर यहाँ भी होती है। तो ये हमारा मोरुला में कैविटी, जो हमारा ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला में छोटी सी कैविटी बनने लगती है, ठीक। तो फॉर्मेशन कैविटी, फॉर्मेशन कैविटी, कैविटी कहाँ बनती है, तो हमारी ब्लास्टुला वाली स्टेज में बनती है, ब्लास्टुला वाली स्टेज में कैविटी बनने लगती है। और यहाँ पे जो जाइगोट की जो स्टेज होती है वो मोर देन 16 सेल्ड, यानी कि 16 सेल से जब ज़्यादा हो जाएगा, जब 16 सेल से ज़्यादा हो जाएगा तो उस स्टेज को ब्लास्टुला कहा जाता है। अब गैस्ट्रुला क्या है, गैस्ट्रुला क्या है, जो हमारा ये गैस्ट्रुला होता है, जब इस होलो, जो हमारा ये होलो है, इसके चारों जोना पेलुसिडा, जब ये हमारा होलो स्ट्रक्चर जो ये होता है, ये होलो, अब जब ये होलो वाला, ये वाला स्ट्रक्चर जैसे है ये, ठीक, ये बाहर बाहर जोना पेलुसिडा, तो इस होलो वाले स्ट्रक्चर के अंदर जब जर्माइनल लेयर बनने लगती हैं, जब जर्माइनल लेयर बनने लगती हैं तो उस स्टेज को कहा जाता है गैस्ट्रुला, यानी अब इसमें गैस्ट्रुएशन होने लगा है। गैस्ट्रुएशन होने के बाद में एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये तीनों लेयर बनती हैं जो कि पूरी होल बॉडी को बना देती हैं। अब हमने कुछ सेल्स इधर ये बनाई हैं, इन वाली सेल्स को कहा जाता है इनर सेल मास। कौन सी सेल मास, इनर सेल मास, इनर सेल मास कहते हैं, ठीक। अब जो इनर सेल मास होती हैं, इनमें से प्रत्येक सेल, एवरी सेल, इनर सेल मास की एवरी सेल एक टोटीपोटेंट सेल होती है, टोटीपोटेंट सेल होती है। तो इसमें से जब हम एक सेल लेंगे तो इस एक सेल को कहा जाता है स्टेम सेल। और स्टेम सेल ये वो सेल होती हैं जो किसी भी ऑर्गन, किसी भी मतलब बॉडी पार्ट को जनरेट करने में कैपेबल होती हैं। इसलिए आजकल की जो टेक्निक है तो उसमें फीटस, जब कोई फीटस स्टेज में होता है तो जिनके माता पिता बहुत जानकार होते हैं तो उस स्टेज में वो स्टेम सेल अपने बेबी के निकलवा लेते हैं, निकलवाने के बाद में लैब में उसको स्टोर करा देते हैं। मान लो फ्यूचर में किडनी का फेलर हो गया तो इसी स्टेम सेल से वो नई किडनी जनरेट करा लेंगे, बन जाएगी, ठीक। ये अब की टेक्निक है। तो ये स्टेम सेल हो गई, ये इनर सेल मास हो गई। बाहर ये क्या है, बाहर ये हमारा है जोना पेलुसिडा, बाहर वाली लेयर हमारी है जोना पेलुसिडा, ठीक। अब आप स्टेम सेल का वर्क जान गए। स्टेम सेल वो सेल होती है जो किसी भी बॉडी पार्ट को जनरेट करने में कैपेबल होती है, ये हमारी हो गए स्टेम सेल, ठीक। अब आप इतना लिख चुके होंगे, अब आप कैसे याद रखोगे कि जो हमारी एम्ब्रायो की स्टेजेस हैं वो स्टेजेस कैसे होती हैं। तो ये वाला हमारा मोरुला है, ठीक, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला। इसको याद करने की जो ट्रिक है, देखो इसकी जो याद करने की ट्रिक हो MBG। किसकी ये ट्रिक है, ये ट्रिक है हमारी स्टेजेस ऑफ एम्ब्रायो को याद करने की, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ठीक। अब ये मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला है, इसके चारों ओर एक कवरिंग पाई जाती है जब तक ये फैलोपियन ट्यूब में रहेगा, जब तक ये फैलोपियन ट्यूब में रहेगा तब तक एक इसमें कवरिंग पाई जाती है इसके चारों ओर, और उस कवरिंग को कहा जाता है जोना पेलुसिडा। हम आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं, शायद आपको समझ आएगा, शायद आपको समझ आएगा, ठीक। अब आप ऐसे मान लो कि जैसे कि ये एक हमारा आलू का पीस है, ये एक हमारी छुरी है। हम कैसे आपको बताएंगे कि आखिर कैसे होता है क्लीवेज। तो ये हमारा आलू का पीस है। अब आप अंदर ही इसको ऐसे देख लो, इसको ये मान लो पूरा है, कटा हुआ नहीं है, ठीक। इसके बाहर की जो छिलका है इसका नाम है जोना पेलुसिडा, ठीक। अब डे फर्स्ट के ऊपर फर्टिलाइजेशन होने के बाद में, जब डे फर्स्ट होगा
तब इसमें होगा फर्स्ट क्लीवेज। क्लीवेज आप ऐसे मान लो, जब इसको हमने ऐसे काटा तो क्या इसका कोई साइज बढ़ा? नहीं बढ़ा, लेकिन इसके चारों ओर एक लेयर पाई जा रही है। अभी आप इसको नहीं कुछ कर सकते हो। ये एक हमारा फर्स्ट क्लीवेज हो गया। अब फर्स्ट क्लीवेज होने, ये हमारा फर्स्ट क्लीवेज हुआ। फर्स्ट क्लीवेज होने के बाद में ये देखो 2 बन गए, 1 से 2 बने। अब 2 बनने के बाद में देन इसमें होगा ये हमारा सेकेंड क्लीवेज। और जब ये हमारा सेकेंड क्लीवेज होगा तो आप देख सकते हो ये हमारे 4 बन गए, 2 से 4 बन गए। अब इस 4 में जब हम फिर से एक बार काटेंगे तो ये 4 से 8 बन जाएंगे, 4 से 8 बन जाएंगे। और ये अभी सॉलिड है। 8 से 16, 16 से 32, ठीक, 32 से 64, ये हमारा सभी सॉलिड है। अब आप देख सकते हो ये आलू का जो है ये वहाँ सॉलिड है भी, तो इसको मरूला कहेंगे। लेकिन जब इसमें 16 स्टेज तक ये जाएगा, जब इसमें 16 स्टेज तक जाएगा तो ये बारी बारी से काटा जाएगा। बारी बारी से देखो ऐसे ऐसे कट रहा है, लेकिन जो इसका साइज है वो रिमेन सेम रहेगा। जब ये बहुत छोटे छोटे पीसेस में कटने लगेगा तो इसमें एक कैविटी बनने लगेगी और उस कैविटी को कहा जाता है ब्लास्टुला, ठीक, ब्लास्टुला। अब जब ब्लास्टुला के अंदर जर्माइनल लेयर बनने लगेंगी तो उस लेयर को कहा जाता है गैस्ट्रुला। अब आप समझ चुके होंगे, हमने एक आलू का टुकड़ा लिया, काटा, आलू का जो छिलका उसे जोना पेलुसिडा मान लो। फर्स्ट क्लीवेज हुआ, देन सेकेंड हुआ, देन थर्ड हुआ, देन फोर्थ हुआ। ऐसे ऐसे जब ये क्लीवेज होते रहेंगे, 8 से 16 सेल तक की जब स्टेज का जो हमारा जायगोट होता है उसको हम लोग मरूला कहते हैं। अब जब 16 सेल से ज़्यादा होगा तो उसको ब्लास्टुला कहते हैं। ब्लास्टुला में कैविटी होती है। अब जब ये कैविटी और इंक्रीज करती है, जब इनर सेल मास में जब इसमें जर्माइनल लेयर बनने लगती हैं तो उस स्टेज को गैस्ट्रुला कहा जाता है। तो दैट इज ऑल अबाउट स्टेज ऑफ एम्ब्रायो, ठीक। अब आप इतना लिखो और आप जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया अब आप उसको थोड़ा सा मेमोराइज करो। मरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला को आप अच्छे तरीके से जान चुके हो, ठीक। अब हम फिर से ले चलते हैं आपको। हमने गैस्ट्रुला तक बनाने के बाद में हम इसको ला चुके हैं यूट्रस के ऊपर के साथ में, पड़ोस में इसको ला चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इसमें इम्प्लांटेशन कैसे होता है, यानी जो ये हमारा जायगोट है इसका जो इम्प्लांटेशन कैसे होता है। अब आप इसको जानने से पहले आप ये जानो कि जब हमने क्लीवेज करा रहे थे तो उसमें एक लेयर पाई जाती थी, उस लेयर को जोना पेलुसिडा कहते थे, ठीक, जोना पेलुसिडा कहते थे। और तुम ये बताओ, जब तक आलू का छिलका रहेगा क्या तुम आलू खा सकते हो? तो नहीं खा सकते हो। तो उसी प्रकार से जब तक जोना पेलुसिडा प्रेजेंट रहेंगे तब तक किसी हाल में इम्प्लांटेशन नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है अब आप उसको जान लो कि जैसे कि मान लो ये हमारा पूरा है गैस्ट्रुला, इसके अंदर ये हमारी सेल्स हैं। अब जब ये सेल्स होती हैं, ये बाहर जो ये हमारा है, जो ये हमारा बाहर वाली, इसको कहते हैं जोना पेलुसिडा कहते हैं, ठीक। अब ये जोना पेलुसिडा और ये इसके बीच में जो सेल्स होती हैं उन सेल्स को कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ठीक, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल होती हैं। अब ये बताओ कि जब ये 6ठे दिन से लेके 7वें दिन का होता है, जब 6 दिन से लेके फर्टिलाइजेशन के 6 से 7 दिनों के बाद में जो ये हमारी जोना पेलुसिडा होती इसका रिमूवल होने लगता है। जोना पेलुसिडा का रिमूवल होने लगता है तो कब रिमूवल होता है? 6 से 7 दिनों के बीच में इसका रिमूवल होने लगता है। तो ये जब रिमूवल होता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है हैचिंग। अच्छा बताओ हैचिंग क्या है? हैचिंग का मतलब ये होता है कि रिमूवल ऑफ जोना पेलुसिडा, जब जोना पेलुसिडा का रिमूवल हो जाता है तो उस प्रोसेस को हैचिंग कहते हैं। अब हैचिंग होने के बाद में जो ये हमारी ट्रोफोब्लास्ट हैं वो एक हार्मोन को रिलीज़ करेंगी, वो हार्मोन कौन सा होगा? अब आप ऐसे देखो, जब ये हमारी जोना पेलुसिडा रिमूव हो चुकी है तो कुछ उसका स्ट्रक्चर ऐसे है, ठीक। अब ये हमारी ट्रोफोब्लास्ट हैं, ठीक। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट हैं ये कुछ लाइटिक एंजाइम रिलीज करती हैं,
और इनके लाइटिक एंजाइम रिलीज करने का मेन रीज़न एक यही होता है कि ये यूट्रस की इनर वॉल में इम्प्लांटेशन कर जाएं। तो जो हमारी ट्रोफोब्लास्ट होती हैं ये लाइटिक एंजाइम रिलीज कराती हैं, लाइटिक एंजाइम, ठीक, लाइटिक एंजाइम प्लस HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये कौन सा रिलीज कराती हैं? ये ट्रोफोब्लास्ट रिलीज कराता है, लेकिन इसे प्लेसेंटा भी रिलीज कराता है। अब ये बात बताओ, जो ये हमारा HCG है, ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, प्लस जो ये हमारा लाइटिक एंजाइम होते हैं, तो ये किडनी के द्वारा 100% एलिमिनेट कर जाते हैं और ब्लड के द्वारा देन ये यूरिन से एलिमिनेट होते हैं। और जब ये दोनों जो हमारे हार्मोन हैं जब ये यूरिन में आएंगे, किस में आएंगे? यूरिन में, पेशाब में आएंगे, तो एक ग्रेविडेक्स टेस्ट होता है प्रेगनेंसी के लिए। प्रेगनेंसी के लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है ग्रेविडेक्स टेस्ट। उससे पता चल जाता है कि फीमेल गर्भवती है या नहीं है, ठीक। तो जो ये दोनों एंजाइम होते हैं, जो ये देखो, ये हमारा लाइटिक एंजाइम और जो हमारा ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं, तो यही टेस्ट में आते हैं। तभी यूरिन की, पेशाब की एक बूंद को उस किट के ऊपर डाला जाता है, जिससे पता चल जाता है कि गर्भावस्था चल रही है या नहीं चल रही होती। कैसे पता करते हैं? क्योंकि जो ये हमारे जो एंजाइम और ये हमारे ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो होते हैं ये यूरिन में आते हैं। देन हम ग्रेविडेक्स टेस्ट के ऊपर इसको चेक कराते हैं और जब ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उससे पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी हुई है। अब ये दोनों हार्मोन को कौन रिलीज कराता है? तो ट्रोफोब्लास्ट रिलीज कराता है, ठीक। अब ये बात आ गई। अब जब ये लाइटिक एंजाइम रिलीज हो रहे होंगे तो जो यूट्रस की इनर वॉल एंडोमेट्रियम होता है, जिसे ये हमारा एंडोमेट्रियम है, अब ये ब्लास्टुलिया वाला हमारा जो यहाँ पे था, ये वाला यहाँ पे था, अब ये हार्मोन को रिलीज करा रहा है। जब ये हार्मोन को रिलीज कराएगा तो ये हमारी यूट्रस की इनर वॉल एंडोमेट्रियम में आएगा और उससे ये चिपक जाएगा, और जब ये चिपक जाएगा तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इम्प्लांटेशन। कौन सा प्लांटेशन? इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब जब ये इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो फीटस यानी एम्ब्रायो और मदर के यूट्रस के बीच एक कनेक्शन बनता है और उस कनेक्शन को कहा जाता है प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा होता है वो फीटस और मदर के बीच में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट या उसका कनेक्शन होता है। प्लेसेंटा से ही जो हमारा फीटस होता है वो न्यूट्रिशन लेता है, ठीक। तो दैट इज़ ऑल अबाउट इम्प्लांटेशन के बारे में बताया। नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग प्लेसेंटा को और आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।